मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज भारतीय राजनीति में भाषा पर चर्चा करें। इसके पूर्व हमने क्षेत्र के बारे में, जाति के बारे में और संप्रदाय के बारे में विचार कर लिया है। एक चौथा प्रमुख तत्व जो भारतीय राजनीति को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है वह है भाषा। कितने दुख की बात है कि आजादी मिलने के 75 वर्ष के बाद भी भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से आज तक वह अपनी राष्ट्रभाषा का निर्धारण नहीं कर पाया है। एक भाषा पर पूरे राष्ट्र की सहमति आज तक नहीं मिल पाई है। कितनी दुखद बात है कि हम हिंदी को स्वीकार करना नहीं चाहते। अंग्रेजी आती नहीं है, अंग्रेजी हम बोल नहीं पाते। चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, अंग्रेजी न जानने के कारण हिंदी क्षेत्र के लोगों में एक ऐसी मानसिकता विकसित हो जाती है कि मानो उनको कुछ भी नहीं आता। ये हमारी मानसिकता आज की तारीख में बन गई है, क्योंकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह हिंदी क्षेत्र में हिंदी में पूरा काम होता है, लेकिन जहां हिंदी भाषा राज्य की भाषा नहीं है, दूसरी भाषाएं हैं, वहां पर पूरा मीडियम इंग्लिश का होने के कारण वे अहिंदी भाषी क्षेत्र राष्ट्रीय सेवाओं में आसानी से नियुक्त हो जाते हैं और हिंदी क्षेत्र के लोग हाथ मलते रह जाते हैं। कितनी दुखद बात है कि हमें एक ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो गया है, मानो हम अंग्रेजी नहीं जानते, मतलब हम कुछ भी नहीं जानते। तो ये भारत की भाषा के बारे में एक सामान्य सी बात है। पूरे भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मतलब इनको संवैधानिक मान्यता दी गई है। और भाषागत विभिन्नता इतनी अधिक है कि समझिए कि हर 20-22 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। जहां तक हिंदी क्षेत्र का प्रश्न है, हिंदी बेल्ट का प्रश्न है, उत्तर भारत के सभी राज्यों में जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और ये सब हिंदी बेल्ट कहे जाते हैं। और शेष अन्य जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं और प्रादेशिक भाषाओं में ही शासकीय कार्यों का संपादन किया जाता है। तो भारत में अभी तक राष्ट्रभाषा निर्धारित नहीं किया जा सका है। एक इतने बड़े देश में, जबकि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, दुनिया में नाम हमारा हो रहा है, लेकिन कितनी दुखद बात है कि हम आज तक अपनी राष्ट्रभाषा निश्चित नहीं कर पाए हैं। एक भाषा की स्थापना का होना आवश्यक है किसी भी देश में। जापान जैसा छोटा सा राष्ट्र, इंडोनेशिया जैसा देश, हर दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर की राष्ट्रभाषा की ऐसी समस्या हो। लेकिन चूंकि भारत में विविधताएं अधिक है और इन विविधताओं में भाषाई विविधता बहुत अधिक है, इसलिए आज तक राष्ट्रभाषा का निर्धारण नहीं हो पाया है। देखें संविधान में कौन कौन से प्रावधान भाषा के बारे में किए गए हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है। देखें कौन कौन से प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले है, कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन हिंदी कहाँ है? संघ की राजभाषा तो हिंदी है ही नहीं, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी का मतलब हिंदी में जो अक्षर होता है, हिंदी में जब हम लिखते हैं
उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। जैसे सत्यमेव जयते हमेशा हिंदी में ही अर्थात देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अंग्रेजी में SATYA ऐसा नहीं लिखा जाता, या अन्य किसी भाषा में भी यदि सत्यमेव जयते लिखना हुआ तो केवल देवनागरी लिपि को ही पूरे राष्ट्र भर में मान्यता प्राप्त है, तो उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसके बारे में संविधान में स्पष्ट लिखा गया है। दूसरा है अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मान्य होगा। अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मतलब इंग्लिश में जो 1 2 3 4 लिखते हैं 9 तक, 0 तक, यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक जो लिखे जाते हैं उसी को ही अंतरराष्ट्रीय स्वरूप माना जाता है। पहले हिंदी में 1 2 3 4 जो लिखते थे इसको अंतरराष्ट्रीय स्वरूप नहीं माना जाता। यह हिंदी की गिनती है, लेकिन अंग्रेजी का जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है उसी को ही संविधान में मान्यता दी गई है। तीसरी चीज संविधान सभा में जब भाषाई समस्या पर विचार हुआ तो चूंकि पूरा संविधान मूलतः अंग्रेजी में ही लिखा गया था, भारत का संविधान मूलतः अंग्रेजी में ही लिखा गया है। वो तो बाद में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान का हिंदी अनुवाद करके उसको प्रकाशित किया गया, लेकिन संविधान मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था। जब भाषा पर चर्चा हुई संविधान सभा में तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी के पक्ष में थे, हिंदी के पक्ष में नहीं थे। जिन लोगों के कंधों पर संविधान निर्माण का पूरा भार था उनमें से अधिकांश लोग हिंदी के पक्ष में नहीं थे। मुझे इस संदर्भ में इंडोनेशिया की एक बात याद आती है। जब इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के दिन ही राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अगले 6 महीने तक हम जो भी भाषा बोले, फ्रेंच का उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था, तो फ्रांस से फ्रांसीसी भाषा बोल सकते हैं। 6 महीने के बाद हम केवल इंडोनेशिया की भाषा बोलेंगे। और देखिए 6 महीने के अंदर वहां पर ऐसे काम किए गए कि इंडोनेशिया की भाषा में ही पूरा निर्धारण हो गया और वहां पर फ्रेंच भाषा को, अंग्रेजी भाषा को दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर स्थान दिया गया। इंडोनेशियाई भाषा में वहां पर समस्त शासकीय कार्यों का संपादन होता है। लेकिन भारत जैसे देश में आज तक एक राष्ट्रभाषा का निर्धारण न होना बहुत ही दुखद स्थिति है। तो यह तय किया गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी से ही काम होगा। 15 वर्षों के बाद इस पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे और वह आयोग हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए, हिंदी में ही समस्त शासकीय कार्यों का संपादन करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगा। 15 वर्ष बीत गए। जब 1965, 50 से लेकर के 65, 15 वर्ष हुआ। 1965 में शासन ने निर्धारित किया कि अंग्रेजी का प्रयोग आगे तक चलता रहेगा, फिर बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 15 वर्ष के बाद आयोग भी गठित हुआ, लेकिन उसका कोई लाभ देश की जनता को भाषा के बारे में नहीं मिल पाया। इसके बाद संविधान में अगला प्रावधान है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंग्रेजी के अलावा हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। राष्ट्रपति आदेश देकर के अंग्रेजी के अलावा हिंदी के प्रयोग को भी प्राधिकृत कर सकता है। फिर है, राष्ट्रपति 15 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन करेगा। उसमें एक अध्यक्ष होगा और संविधान में मान्यता प्राप्त विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे। और यह आयोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संसद की एक स्थायी समिति बनेगी। संसद की एक समिति बनेगी। उस समिति में लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। इन 20 सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति से होगा और वह संसदीय समिति
आयोग द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर विचार करेगी और सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत होगा और उस पर संसद में चर्चा होगी। ये व्यवस्था की गई संविधान के अंतर्गत। फिर राज्य विधानमंडल विधि द्वारा शासकीय प्रयोजन के लिए अन्य संविधान द्वारा मान्यता किसी भाषा को स्वीकार कर सकता है। मतलब राज्य सरकारों का काम काज किसमें चलेगा? अंग्रेजी तो है, अंग्रेजी तो रहेगा ही। इसके अलावा उस राज्य में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह राज्य जिस भाषा का मुख्य स्थल है, उस भाषा में भी काम काज किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राज्य विधानमंडल एक कानून बनाएगा, उस पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलेगी, तब जाकर के उस भाषा का प्रयोग राज्य के शासकीय कार्यों में किया जा सकता है। फिर राज्य दो राज्यों के बीच तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच जो भी पत्र व्यवहार होते हैं, ये सभी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होते हैं। राज्य मान लीजिए हिंदी भाषी दो राज्य हैं, इनके बीच जब कभी भी पत्र व्यवहार होता है तो प्राय हिंदी में होता है, हिंदी को ही अधिकृत मान लिया गया है। लेकिन उनके बीच अंग्रेजी के पत्र व्यवहार को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मान लीजिए कोई हिंदी भाषी राज्य है और दूसरा एक गैर हिंदी भाषी राज्य है, इनके बीच जब कभी पत्र व्यवहार होगा, वो भी काम होगा, केवल अंग्रेजी में ही होता है और अंग्रेजी में ही हो सकता है। आगे राज्य का बड़ा भाग यदि किसी भाषा को मान्यता देने के लिए अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति को समाधान हो जाने पर उस भाषा को स्वीकार करने के बारे में आवश्यक निर्देश दे सकता है। लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता तभी मिलेगी जब संविधान में संशोधन हो। संविधान में कई बार संशोधन करके अनेक भाषाओं को उसमें सम्मिलित किया गया है, अनुसूची में ही सम्मिलित किया गया है। फिर आगे है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, विधानमंडल, इनके सभी कार्य अंग्रेजी में ही, इनके सभी कार्य चाहे किसी भाषा में हो, सर्वोच्च न्यायालय की पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, एक लाइन में। वहां पर जो भी कार्यवाही होगी, जो भी बहस होंगे, वो भी पूरे अंग्रेजी में होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक निर्णय, डिक्री, आदेश, ये तमाम चीजें अंग्रेजी में होंगे। जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, यदि वह राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र है या अन्य भाषी क्षेत्र है, तो राज्यपाल, विधानमंडल के प्रस्ताव पर राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति से उस भाषा को मान्यता दी जा सकेगी। और फिर हाई कोर्ट में उस भाषा में बहस होंगे, केवल बहस होंगे, लेकिन हाई कोर्ट का प्रत्येक डिसीजन, प्रत्येक डिक्री, प्रत्येक रीट, प्रत्येक आदेश, ये सब अंग्रेजी में ही लागू किए, अंग्रेजी में ही लिखे जाएंगे। तो देखिए, भले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके डिसीजन अंग्रेजी में ही मान्य होंगे, अन्य भाषा में नहीं। चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, सब के सब अंग्रेजी में। जितने भी कानून बनेंगे, ये सभी कानून, अध्यादेश, आदेश, विनियम, ये तमाम चीजें अंग्रेजी में ही प्राधिकृत माने जाएंगी। इसका भले ही बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, लेकिन अंग्रेजी को ही मान्यता इसमें दी गई है। उसका प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही स्वीकृत होगा। आप कई प्रकार से, जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो जो आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, उस क्वेश्चन बुकलेट प्रश्न पुस्तिका में एक आखिरी में एक लाइन रहता है कि यदि हिंदी और अंग्रेजी के संस्कृत के रूप में कोई अंतर हो तो अंग्रेजी या हिंदी, जैसा भी स्थिति हो, वह पाठ मान्य किया जाएगा। जैसे लोक सेवा आयोग कहता है कि यदि अंग्रेजी और हिंदी रूपों में अंतर हुआ तो हिंदी रूप को मान्य किया जाएगा। इसी प्रकार से व्यापम की परीक्षा में ऐसा एक लाइन लिखा रहता है कि यदि अंग्रेजी और हिंदी के रूप में परिवर्तन के रूप में अंतर हो या ट्रांसलेशन में अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को
प्राधिकृत माना जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से प्राधिकृत पाठ यहाँ पर अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है, कहीं पर हिंदी को भी स्वीकार किया जाता है। फिर उच्च न्यायालय की कार्यवाही पूरी कार्यवाही आवश्यक हो तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी में या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में करने की स्वीकृति दे सकता है, लेकिन जो भी निर्णय होंगे वो सब अंग्रेजी में प्राधिकृत माने जाएंगे। फिर व्यक्ति कोई भी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में याचिका या आवेदन दे सकता है। व्यक्ति पर, नागरिकों पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि अमुक जगह पर एप्लीकेशन देने के लिए अंग्रेजी या हिंदी या कोई दूसरी भाषा होना जरूरी है। वह किसी भी भाषा में अपना आवेदन दे सकता है। फिर यह तय किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में छोटे बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा वह है जो माँ अपने बच्चों को सिखाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। या उस राज्य में जिस भाषा को माना गया है, जिस भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन किया गया है, प्रायः उस भाषा को ही हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं। तो मातृभाषा में ही छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बारे में राज्यों की भी सहमति हुई है। फिर आगे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न प्रांतों में भाषाई अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं। इनके हितों की रक्षा के लिए यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति उन प्रांतों में, उन स्थानों पर एक भाषाई अधिकारी की नियुक्ति करेगा। और आगे है हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ का कर्तव्य होगा कि वह इसके लिए प्रयास करे, लेकिन अभी तक उसका प्रयास सफलीभूत नहीं हो पाया है। ये इतने हैं संवैधानिक प्रावधान। अब देखें इस भाषा ने भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। सबसे पहले आता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। अनेक राज्य बने और इन राज्यों में जो भाषा किसी राज्य में बोली जाती थी, उसी भाषा के आधार पर नए नए प्रांतों का निर्माण हुआ। जैसे पहले पंजाब से पहले हिमाचल को अलग कर दिया गया, क्योंकि वो हिंदी बोलता था, हिमाचल प्रदेश हिंदी के आधार पर। इसी प्रकार से हरियाणा को भी पंजाब से अलग किया गया, क्योंकि हरियाणा के क्षेत्र में हिंदी बोली जाती थी, पंजाब में पंजाबी भाषा, गुरुमुखी भाषा बोली जाती थी। इसी प्रकार से 1960 में बंबई राज्य का विभाजन हुआ और गुजरात तथा महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए। सरदार पटेल के जीवन काल में महाराष्ट्र के लोगों ने पृथक राज्य की मांग करनी शुरू कर दी थी। सरदार पटेल ने पंडित नेहरू से कहा कि बंबई राज्य का विभाजन कर दिया जाए, लेकिन 1950 में पंडित नेहरू ने इससे इनकार कर दिया। आखिरकार 1960 में केंद्र सरकार को, पंडित नेहरू को बाध्य होकर के बंबई राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाना पड़ा। गुजरात में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को स्वीकार किया गया। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयाली, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तेलंगाना में भी तेलुगु है, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली। ये इतनी भाषाएं भारत में बोली जाती, विशेष करके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और असम में असमी भाषा। तो इसी प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना सरकार का एक सही कदम था। दूसरा है सीमावर्ती क्षेत्र पर राज्यों का विवाद। अभी भी कई राज्यों की सीमाएं पूरी तरह से निर्धारित नहीं हो सकी। अभी तक कितने साल बीत गए, राज्यों का निर्माण हो चुका है, लेकिन राज्यों को वास्तविक सीमा अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है। और प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में दो राज्यों की भाषाओं के लोग जानने वाले वहां पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक प्रांत का सीमा, मान लीजिए 2 प्रांत आजू बाजू पड़ोसी प्रांत हैं, एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो झारखंड में हिंदी बोलने वाले हैं
पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में पश्चिम बंगाली भाषा और हिंदी भाषा दोनों के बोलने वाले दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन यह कितनी दुखद बात है, आज तक राज्यों की सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया है और भाषा के लिए इनके बीच हमेशा विवाद चलते रहता है। तीसरा है क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देने की मांग। प्रायः उन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाती है जिनकी लिपि हो, भाषा तो है ही, जिसकी लिपि हो प्रायः उस भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ तक कि परीक्षाओं में भी छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी उनसे छत्तीसगढ़ी में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि नहीं है और लिपि का न होना छत्तीसगढ़ी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, इन सभी 22 भाषाओं की अपनी भाषा भी है और लिपि भी है। तो लिपि का होना आवश्यक है। लिपि यदि हो जाए छत्तीसगढ़ी भाषा का, तो फिर इसके संवैधानिक मान्यता के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आएगी। हिंदी विरोध और थोपने का विरोध, विशेष करके दक्षिण भारत में और उन दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु में हिंदी का सबसे ज्यादा विरोध होता है। और कोई भी सरकार यदि कोई भी ऐसा काम करती है जिससे महसूस होता है कि इसकी हिंदी भाषा पर थोपी जा रही है, तो एक छोटा सा व्यक्ति भी, तमिलनाडु का एक सामान्य सा व्यक्ति भी यदि इस बात का विरोध करता है और वो लोग विरोध करते हैं कि हिंदी को थोपने का हम विरोध करते हैं, एक लाइन बोल दिया तो केंद्र सरकार की पूरी कार्रवाई फिर वहीं पर बंद हो जाती है, क्योंकि हिंदी को थोपने का विरोध तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है। तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता, लेकिन यह विडंबना है कि जितनी हिंदी फिल्में हैं वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में चलती हैं। तमिलनाडु का हर व्यक्ति हिंदी जरूर समझता है, लेकिन बोलता नहीं। या तो अंग्रेजी में बोलेगा या तमिल बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा। हिंदी सब समझते हैं। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे आप पूरे भारत भर में घूम लीजिए, चले जाइए, आपको हिंदी भाषी जरूर लोग मिलेंगे। लगभग 80 से 90% लोग हिंदी जरूर जानते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी की दुर्दशा हिंदी वालों के कारण ही हुई है। और त्रिभाषा फार्मूला, नई शिक्षा की नीति के अंतर्गत यह तय किया गया, पहले से तय किया गया है कि 3 भाषाओं का हम त्रिभाषा सूत्र बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। कौन कौन सी 3 भाषाएं? एक मातृभाषा, दूसरा उस राज्य की भाषा और तीसरा अंग्रेजी भाषा। उस राज्य की जो भाषा है वो मातृभाषा पहली भाषा हुई, दूसरी भाषा हिंदी, तीसरी भाषा अंग्रेजी। लेकिन कई राज्यों ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और तमिलनाडु में हिंदी विरोध, तमिलनाडु का पूरा आधार ही हिंदी का विरोध है, क्योंकि वहां पर 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक डीएमके और उसी से अलग हुआ दूसरा एआईएडीएमके। दोनों ही राजनीतिक दलों के गठन का मुख्य आधार एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी हिंदुस्तान है। और यही दोनों राजनीतिक दल पूरे तमिलनाडु में व्याप्त हैं। अन्य राजनीतिक दल हैं वो केवल नाम मात्र के लिए। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विरोध हिंदी का होता है। और राज्य में भाषा जानने की बाध्यता, कुछ ऐसे राज्य हैं जो यह मानते हैं कि यदि हमारे राज्य में नौकरी करना है तो हमारी भाषा, स्थानीय भाषा की जानकारी आपको होना अनिवार्य है। जैसे महाराष्ट्र में जब तक आप मराठी भाषा नहीं जानेंगे, आपको राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं मिल सकती। छत्तीसगढ़ में भी आजकल यही हो रहा है कि छत्तीसगढ़ भाषा जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे, तब तक आपको छत्तीसगढ़ में भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें हैं। तो मतलब यह है कि जिस भाषा को 80% से अधिक व्यक्ति, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जिस भाषा को 80% से अधिक व्यक्ति बोलते हैं, जानते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा बनाने के मार्ग में
अनेक बाधाएं ही बाधाएं आई हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या पूरे देश की जनसंख्या का मुश्किल से 2% है। और यही 2% व्यक्ति जो अंग्रेजी के जानकार हैं, यही पूरे देश का शासन चला रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी दुखद स्थिति है कि 2% जानने वाले लोग पूरे देश का शासन चला रहे हैं, और जो भाषा को 80% लोग बोल रहे हैं, वो अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। तो इससे बढ़कर विडंबना और क्या होगी? बेहतर यही होगा कि राजनीतिक नेता, भाषाई नेता परस्पर विचार विमर्श करें और एक भाषा को भारतीय राष्ट्रभाषा निर्धारित करें। अंग्रेजी हो, क्योंकि अंग्रेजी का जानना आज के जमाने में आवश्यक हो गया है, तो अंग्रेजी भी होना चाहिए, लेकिन हिंदी अनिवार्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है तो यह उसकी अयोग्यता नहीं साबित होनी चाहिए, क्योंकि वह हिंदी जानता है, इसलिए हिंदी में ही सब काम करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं, उनको आवश्यक है कि वे हिंदी में नए नए शब्दों को स्वीकार करें, नए नए शब्दों को डिक्शनरी में सम्मिलित करें, ताकि जो हिंदी में काम करना चाहते हैं वो अंग्रेजी नहीं जानने के कारण असुविधा का भोग न करें। तो जब तक पूरे राष्ट्र के नेता मिलजुल करके इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक भाषा की समस्या हमेशा बनी रहेगी। एक बात और, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ पर हिंदी के प्रति इन राज्य सरकारों का इतना ज़्यादा लगाव रहा कि उन्होंने अंग्रेजी की लगातार उपेक्षा की, और लगातार उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि इन हिंदी भाषी राज्यों में जो विद्यार्थी निकलते थे, पढ़ करके निकलते थे, उन्हें केंद्र सरकार में नौकरियां कम मिलने लगी, क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। IAS IPS की परीक्षा में भी कहा जाता कि हिंदी में सब काम होता है, नहीं, लेकिन उसमें एक अंग्रेजी और एक हिंदी का पेपर होता है, और अंग्रेजी में इतनी कठिन अंग्रेजी पूछी जाती है कि सामान्य अंग्रेजी जानने वाला कोई भी विद्यार्थी उसको पास नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं हिंदी सब ठीक है, लेकिन उसमें भी अंग्रेजी की परीक्षा होती है, हिंदी की परीक्षा होती है। हिंदी की परीक्षा में भले ही आप फेल हो जाए, लेकिन अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जब तक आप अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, आपके अन्य उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा नहीं जाता। क्वालिफाइंग है अंग्रेजी की परीक्षा, लेकिन यदि उसमें पास नहीं हुए तो आपके अन्य पेपर जांचे नहीं जाएंगे। आप एक लाइन में प्रारंभ में ही परीक्षा से, कंपटीशन से आप अलग कर दिए जाते हैं। तो यह भारत का दुर्भाग्य है कि भाषा ने पूरे भारत को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाई है। एक भाषा होनी चाहिए, पूरी दुनिया में भारत के लोग हंसी का पात्र इसीलिए बन गए हैं। लेकिन अंग्रेजी जानने की भी एक सुविधा यह है कि अमेरिका में हो चाहे दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर भी कोई काम होता है, कोई नए आविष्कार होते हैं, नई नई चीजें बनती हैं, विकसित होती हैं, इन सबको डायरेक्ट स्वीकार कर पा रहे हैं, हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है, और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही स्थापित की जा सकती है, वो दूसरी भाषा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसी के साथ ये चर्चा समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।